गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग खंड 4 तक कर चुके थे। सेट टू 2020 का 822 mx था। ठीक है, हम लोग कर रहे थे। ये देखो, सेट टू 2020 का 822 mx हम लोग कर रहे थे। और हम लोग यहाँ तक 4 नंबर तक सभी खंड कीजिए, यहाँ तक ये सब हो गया था। अब हम लोग को करना है 5वां खंड इसका। ठीक है, ये 5वां खंड आपको दिख रहा होगा। तो 5वें खंड में सबसे पहले बाबू मेरे एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो ये वृत्त का है, ये आपके चैप्टर से कट चुका है, तो इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को खा नंबर सॉल्व करना है। वो कह रहा है कि 1+tan² A/1+cot² A इक्वल टू 1-tan² A/1-cot पूरे का होल स्क्वायर है। तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, अब सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जितने भी अनसॉल्व सेट आपको करवा रहा हूं वो आप तक बहुत जल्दी सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक, और वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलो हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक, हम लोग को प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि 1+tan² A/1+cot² A इक्वल टू 1-tan A/1-cot A का होल स्क्वायर। तो देखो ये दो पक्ष है, एक LHS है और एक RHS है। हम लोग यहाँ से LHS को ले लेते हैं। तो देखो LHS को ले लिए। LHS क्या है कि 1+tan²। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे जो tan² है इसको लिख सकते हैं क्या, उतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो cot² है बाबू मेरे, उसको क्या, एक को 10 को मतलब हम लोग 10 को cot में चेंज कर लेते हैं या cot को 10 में चेंज कर लो, एक को चेंज कर लो बस। तो अगर हम लोग cot को चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि 1/tan²। आप लोगों को पता ही है फार्मूला। ठीक, अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि 1+tan², ये ऑलरेडी ऊपर है, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा tan² और +1/tan²। देखो ये उल्टेगा तो हो जाएगा क्या कि 1+tan² और ये ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा tan² और नीचे आपका बचेगा। अब देखो tan² A+1 है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1+tan² है, क्योंकि प्लस में है। किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, दोनों आपस में कैंसिल हो गया और बचा क्या आपका मेरे बाबू, सिर्फ बचा tan² A। ठीक, तो ये तो LHS आ गया। अगर RHS को सॉल्व करने पर यही मिल जाता है तो इसका मतलब दोनों प्रूफ हो गया। तो देखो सेम कंडीशन, 1 माइनस ये हो गया tan A, नीचे क्या लिख सकते हो, 1-cot A को लिख सकते हो 1/tan A और पूरे का होल स्क्वायर कर दो। ठीक, अच्छा होल स्क्वायर तो हो गया। अब आगे हल करेंगे तो इसे लिख सकते हो क्या कि 1-tan A अपान ये हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा tan A - 1/tan A का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करना है मेरे बाबू, आप अंदर क्या कर लो, माइनस को कामन ले लो ऊपर, तो ये हो जाएगा tan A - 1। जैसे कामन लिया जाता तुरंत ये बदल जाते हैं और ये उसी की तरह ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा tan A और बटे में बचा tan A - 1 और पूरे का होल स्क्वायर है और ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ -tan A का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और स्क्वायर तो लगा ही है। ठीक, तो ये आपको tan² है। अब यहाँ से ये पता चल गया मेरे बाबू कि LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला सवाल आपके सामने है कि यदि बिंदु A, 0, B तथा x, y संरेख हों तो सिद्ध कीजिए कि x/A + y/B = 1 के। कोई दिक्कत नहीं बाबू, सबसे पहले ये देख लो, संरेख का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और बिंदु B किसी भी क्या हो, इसी रेखा पर हो।
ठीक है, तो यहाँ पे कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा, संरेख, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कि x1 बराबर मुझे a दिया है, और x2 बराबर मुझे 0 दिया है, और x3 बराबर क्या दिया है, x दिया है। ओके, y1 बराबर आपको 0 दिया है, y2 बराबर आपको b दिया है, y3 बराबर आपको y दिया है। ठीक, तो आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3, तो y1 माइनस y2 होता है। अब हालांकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, मतलब संरेख है इसलिए 0 होगा। तो यहाँ से देखो 1/2 x1 की वैल्यू रख दो, a है, ठीक, x1 की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, a है। अब देखो y1 की वैल्यू y2 है, y2 की वैल्यू b है, और y3 की वैल्यू कितना है, तो y है, प्लस x2 की वैल्यू कितना है, 0 है, y3 की वैल्यू y है, y1 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू x है, लेकिन y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और y2 की वैल्यू कितना है, b है, लेकिन माइनस b। अब देखो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि ये संरेख है। तो 1/2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, a का b में गुणा तो ab माइनस ay, और इसका जब इसमें गुणा होगा तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है उस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x का 0 में गुणा 0, लेकिन x का b में गुणा होगा तो माइनस bx हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो माइनस ए वाई को उधर भेजेंगे या बी एक्स को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा, ए वाई को उधर भेजेंगे प्लस ए वाई हो जाएगा। और देखो ये अपने ही स्थान पे लग रहा है कि हम तो इसको इधर लाए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बाबू, ये अपने स्थान पे जहाँ पे ये था ये वहीं है, इसको हमने उधर ले गया प्लस, इसको उधर ले गए प्लस। बाकी अब अगर आपको बोले कि दो बराबर अगर मान लेते हैं x है, तो x बराबर 2 भी तो लिख सकते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। अब हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, कुछ भी आप दोनों पक्षों में कर सकते हो, ठीक। अगर आप देते हो भाग तो बी एक्स अपान हो जाएगा आपका ए बी, प्लस ए वाई अपान हो जाएगा ए बी, और प्लस इक्वल टू ए बी अपान हो जाएगा आपका ए बी। तो ये कैंसिल, एक आया, ए से ए कैंसिल और बी से बी, तो आपको मिल गया एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। यही क्या करना था हम लोगों को, प्रूफ करना था, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल पे। ओके, बाकी यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप मेरा देखो व्हाट्सअप नंबर भी है वो, और इसके बाद आप मेरे पास पर्सनली कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। कहीं भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको डाउट है आप मेरे पास बात भी ना करो, कॉल भी ना करो, तो ज़रूर कॉल करना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो अगला सवाल आपके सामने है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया गया है, और इसका जो बारंबारता है 4, 13, 18, 9 और 6 दिया गया है। और हमें संचयी बारंबारता निकालना, आप जानते हो संचयी बारंबारता क्या होता है, आप 4 यहाँ पे लिख दो, ठीक, 13 4 17 और 17 18, 8 17 18 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 9 44 हो जाएगा, और 44 6 50 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया संचयी बारंबारता हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो n/2 निकाल लेते हैं कि n/2, तो n/2 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, ठीक, n/2 25 हो जाएगा। अब देखेंगे 25 आ कहाँ सकता है, तो 17 के बाद आ सकता है 25, और 35 के पहले, उसमें तो आएगा नहीं, तो इसी में आ सकता है। तो अब यहाँ पे जो मेरा बहुलक वर्ग होगा, तो यहाँ से जो
आप कह सकते हो कि वर्ग अंतराल जो होगा, बहुलक वर्ग कह सकते हो इसे, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करें कि वर्ग अंतराल जो होगा आपका वो कितना होगा, तो वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा 20 से 30। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि L इक्वल टू 20, एल फार होता है लोअर लिमिट, ठीक। और एच क्या होता है बाबू मेरे, इन दोनों का डिस्टेंस होता है एच, वो कितने की है, 10 की है। और एफ जो इसमें ही होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं वर्ग अंतराल में। एफ की वैल्यू एफ हो गया, एफ इक्वल टू कितना है, 18। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो सी एफ क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या को सी एफ कहते हैं। तो यहाँ से सी एफ आपको मिल गया कितना, मतलब संचयी बारंबारता आपको मिल गया 17, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सवाल को लगा लेते हैं। तो होता है जो माध्यिका होता है आपका, माध्यिका वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान क्या होता है, F, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये n/2 ये पूरा जो है ऐसे होता है, इतना ही बटे होता है, ओके। पूरा बटे नहीं होता, यहाँ तक बटे नहीं होता, यहीं तक बटे होगा। और इसके बटे में क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा इंटू H हो जाता है। तो L की वैल्यू अगर बात करें तो आप कहोगे 20 दिया गया है और n/2 आपने पहले से ही निकाल रखा है, कितना 25 और माइनस 17 और बटे कितना 18 है और गुणे कितना है आपका 10 है, ओके। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 17 गए तो कितना बचेगा आपका 25 में से 17 गए आपको बच जाएगा 8, बटे कितना है 18 है और गुणे कितना है 10 है। तो 2 चौक 8 और 2 9 18 हो जाएगा 20 प्लस 4 धामा 40/9। अगर 20 9 में 180 और 180 में हम लोग 40 ऐड करते हैं तो हो जाता है 220 और 220/9 आ जाएगा। काटोगे तो हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18, हासिल कितना बचा आपका 18 4 22 40 बचा, ठीक। और 40 9 चौक 36 हो गया, फिर 40, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 24.44 करके आपका माध्यिका आ जाएगा, ओके, ठीक। देखो एक चीज़ और कि राजू प्रकाशन में जो है बहुत सारे आंसर गलत दिए गए हैं, तो ये सही नहीं है। आपका ये सवाल फिट है, अगर आपको अंशाल्व लेना है तो एक अंशाल्व आता है लगभग अरिहंत का, वो ले लोगे आप, तो उसमें लगभग आंसर सही दिए गए हैं, ठीक। तो ये मत कभी सोचना कि मैं गलत बता रहा हूँ, आप भी पढ़े होंगे, फार्मूला यही लगेगा, तरीका सब कुछ यही होता है। अब आंसर आपका जो है वो सही है, ऐसा नहीं कि जो राजू जी ने लिख के दे दिया है वही सही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आप जब भी लगाओगे आपका आंसर यही आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के और, लेकिन अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें क्या करना है, सभी खंड, जैसे छठवां अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां है सभी खंड कीजिए। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, अगर किए हो तो अच्छी बात है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग। चलो हम देखते हैं इसका अगला सवाल, ओके। चलो देखते हैं, देखो अगला सवाल छठवें का कह रहा है सभी खंड कीजिए। कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। आप भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब हम लोग चलते हैं सवाल को लगाते हैं, ठीक। चलो देखते हैं, देखो कह रहा ना कि जो इसका व्यास है ये पूरा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आप जानते हो त्रिज्या क्या होती है, 7 का आधा। तो अगर दिया है, ठीक, दिया है ठोस की कुल ऊंचाई, ठोस की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितनी है 20 है, ठीक। अब देखो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो 3.5 3.5 7 हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू, तो 20 माइनस
7 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके। और अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है आपकी, गोले की त्रिज्या वो कितना है बाबू मेरे, वो है 3.5 सेंटीमीटर, या आप 7/2, या आप लिख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। पहले आप लिख लो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन में आप प्लस कर दो 2 अर्धगोले ना, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, क्योंकि 2 अर्धगोला है तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन इसी पे लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, अब ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोला है। ठीक, तो ये कितना हो जाता है, ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है। अगर आप चाहोगे तो कामन ले सकते हो। ठीक है, तो कामन ले लो, आप आर स्क्वायर को कामन ले लो, तो आपको बचेगा क्या, पाई। और पाई की वैल्यू इसमें तो दिया नहीं है, तो आप 22/7, हाँ 22/7 दिया है, तो 22/7। एच की वैल्यू कितना है, 13 है, प्लस 4/3 गुणे 22/7, और गुणे 1 आर यहाँ से बचा है, तो 1 आर की वैल्यू आप रख दो, कितना है 7/2 है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे देखो और एक चीज़ कामन है, आपको यहाँ से 22/7 भी कामन है, तो आर की वैल्यू कितना है आपका 7/2, तो यहाँ से हो जाएगा 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7/2 2 बार होगा। एक बार 22/7 को आप कामन ले लोगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 13 सिर्फ, और यहाँ पे बच जाएगा 4/3, और 4/3 का मतलब 4 सत्ते 28 आप लिख सकते हो, 28/3 सत्ते 3 दूनी 6। ओके। और एक चीज़ लिख सकते थे आप, चलो ठीक है 6 हो गया। अब देखो 2 से काटोगे 14 आ जाएगा, 14 दूनी 2 तिहाई 6, इतना हो जाएगा मेरे बाबू। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, ये आपको 11 मिल जाएगा, हो जाएगा 11 सत्ते 77/2 बाहर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 13 तिया 39, और 39 और 14 हो जाएगा आपका 53/3 हो जाएगा। ओके। ठीक, अब इतना हो गया कैलकुलेशन आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 गुणे 53 कर दो, तो हो जाएगा आपको, जब 77 गुणे आप 53 करोगे तो हो जाएगा 4081, मतलब हो जाएगा आपका इतना। ठीक, और ये हो जाएगा बटे 3 दूनी 6। अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 6 चौक 36, 4 40 48, 6 8 48, जीरो बढ़ाओगे हो जाएगा, ठीक है 6 48 एक आया, जीरो बढ़ाओगे तो फिर जीरो, तो हो जाएगा कितना 680, 10 कम 6, 4 10 40 हो गया, 6 चौक 36 हो जाएगा। ओके, तो इतना आएगा, लेकिन आपका आंसर फिर ये भी मिसमैच हो रहा है, क्योंकि 641 दे रहा है, जो कि हो नहीं सकता। ओके, वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि देख लो आप लोग भी, ये सवाल है आपका कि कह रहा है कि चित्र में ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोड ए बराबर कोड सी, कोड बी बराबर कोड डी सिद्ध करना है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ठीक, हम लोग देखते हैं सवाल को। देखो सवाल में ऐसे आपको एक चित्र बना के दिया है, ओके, ऐसे आपका एक चित्र है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से।
ऐसे आपका एक चित्र है। यहाँ पे ए है, ओ है, डी है, ये सी है और ये बी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो मुझे सिद्ध करना है कि कोड ए बराबर कोड सी तथा कोड बी बराबर कोड डी। ओके, ये मुझे सिद्ध करना। अब देखो कैसे सिद्ध होगा। तो यहाँ से हमें ज्ञात है ओ ए ओ बी, तो ओ ए हल में आप लिखोगे, हल में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये आपको ज्ञात है। अब देखो ओ ए इसमें है, ओ बी हम क्या करते हैं, ओ सी इधर, सॉरी ओ डी है ना, ओ सी को इधर ले आते हैं। तो ओ ए अपान क्या हो जाएगा, ओ सी, इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा ओ डी अपान ओ बी। देखो अगर हम लोग बात करें अब कि त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, तो आपको देखो इस भुजा का ए ओ अपान ओ सी और इसमें ओ डी अपान ओ बी, ये समान अनुपात में हो गए। अगर समान अनुपात में हो गए तो देख लो, तो इसमें मिल गए ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ डी अपान ओ बी। और इसके बाद आप लिख सकते हो कि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, ये आपकी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यस ए एस से क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। यस ए एस से आपका ये प्रूफ हो गया कि त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज किससे हो गया, बी ओ सी के किस रूल से हो गया, एस ए एस से। इसलिए आप लिख सकते हो, आगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह मेरे पास नहीं है तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होता है उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। आप यहाँ पे कारण दे सकते हो सी पी सी टी, क्या कारण दे सकते हो आप बाबू मेरे, सी पी सी टी से। ओके, तो इस प्रकार से ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका गा वाला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों देखो आगे कह रहा है कि दी 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, इस दिया था तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या या माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर संख्या की बात करें तो देखो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 12 है। तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है, समीकरण, सॉरी 10 लिख दिए, 12 दिया है, समीकरण 1 मान लिए। फिर कह रहा है कि जो ये अंकों का योग है 12, लेकिन कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, तो देखो पहले क्या था, x प्लस वाई था। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे देखो ये रफली कर लेते हैं कि हमने बहुत बार बताया कि अगर 25 लिखा तो 25 को हमने इसकी क्या माना, दहाई। तो अगर दहाई के y माने हैं, इसको माने है इकाई, तो इकाई को हम लोगों ने क्या माना है, x। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 20 प्लस 5, तो अर्थात 2 के साथ किसका गुणा किया गया, 10, मतलब दहाई के साथ 10 का गुणा किया गया है ना बाबू मेरे। तो अगर अंकों को पलटते हो तो इकाई के साथ 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, इक्वल टू पहले क्या था, ये x प्लस 10y था, उससे कह रहा है कि 18 अधिक हो जाता है, तो 18 जोड़ दो। अब देखो इधर ले आओगे 10x, तो x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x।
10y इधर लाओगे तो -9y इक्वल टू बचेगा 18। तो x माइनस वाई बराबर आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि अब 9 कॉमन हो जाएगा और 9 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा। हम कहेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो। तो देखो अगर आप प्लस करते हो मेरे बाबू तो ये मिल जाएगा आपको कि x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये देखो प्लस करते हो कर दो प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कि 2x बराबर 14, 2x बराबर मिल जाएगा आपको 14। तो x बराबर कितना 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर आप समीकरण 1 में रखते हो x का मान तो क्या मिल जाएगा मेरे बाबू, देखो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 12 दिया है समीकरण 1। तो अगर हम लोग क्या 7 रखते हैं तो 7 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 5 मिल जाएगा। अतः दी गई संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक क्या है 7 है, दहाई का अंक क्या है 57। लेकिन आपकी किताब में कापी मतलब राजू प्रकाशन में जो आंसर दिया वो 75 दिया है, तो इसका आंसर भी वो गलत दिया है बाबू। ठीक, आप अरिहंत का ले लोगे तो वहाँ से आपके आंसर सब सही मिलेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन इसमें और है 6वें का, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ओके ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैसा कि कह रहा था कि यदि त्रिभुज, तो हमें सिद्ध करना है, पहले तो आप लिख दो त्रिभुज जो है, त्रिभुज आप लिख दो कि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब अंदर के कोण, ठीक है, अंतः कोण है, ओके। तो और हमें सिद्ध करना है कि cos b प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए प्रूफ करना है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो चूंकि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हैं, त्रिभुज के अंतः कोण हैं, इसलिए आपको हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 अंश के हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। हम कह रहे हैं कि हमें सी को उधर भेज दो, क्योंकि मुझे ए को उधर भेज दो, क्योंकि हमें क्या करना है बी प्लस सी को एक साथ रखना है। तो ए उधर जाएगा तो 180 माइनस ए हो जाएगा। हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर ले लो, लेने पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस 180 माइनस ए। अब देखो 180 माइनस ए का मतलब ये पहुंच गया दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये माइनस लग जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस ए। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक, बाकी हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए।